चलो प्यारे बच्चों, सो लास्ट, ऑल राइट एवरीवन। सो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मोनो सेक्राइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स किसे बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे बोलते हैं, ये सब डिस्कस किया हुआ था। और साथ के साथ मैंने आपको रिएक्शंस भी बताए थे कि उसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक एज वेल एज एल्कोहलिक। फिर मैंने आपको समझाया था साइक्लिक फॉर्म कैसे होगा, राइट। मैंने आपको बताया था अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज, दो ग्लूकोज आपको देखने को मिलते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे एक अल्कोहल अपने खुद के ग्रुप से डबल बॉन्ड ओ से अटैच होकर के साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, तो जब भी कन्वर्जन होगा, फिर से एक बारी मैं रिकॉल करा दे रहा हूं ये पॉइंट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप एक ही चीज में हो, और इसके बाद मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूं कि मान लो आपके पास OH हो, यहां तो खैर खूब सारे OH होते हैं, तो ये OH जब खुद में अटैक करेगा बेटा, तो इट इज जस्ट लाइक वन अल्कोहल इज अटैकिंग। तो आपको क्या मिलने वाला है, इसका प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, C पे O माइनस एंड H, एंड यहाँ ऑक्सीजन अटैच हो गया। काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड ऑक्सीजन को लेके 6। तो आई विल बी जस्ट ड्रॉइंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ H पे पॉजिटिव था, यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। लेटर ऑन आपको मालूम है कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, और प्रोटॉन ट्रांसफर होकर के ये एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम क्या है बताओ। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक ही कार्बन पे OH भी हो, एक ही कार्बन पे OR भी हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, ये बताया था मैंने आपको। अच्छा, हेमी एसिटल की खास बात क्या, कि अगर आप इसको बेसिक मीडियम में ले रहे हो OH माइनस ना एंड वाटर के अंदर, तो इट विल गिव यू, यस, ये ब्रेक डाउन होकर के एल्डिहाइड दे देगा। ध्यान है सबको? ये आपको वापस एल्डिहाइड मिल जाएगा। बीच में 1 2 3 4 कार्बन थे, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये आपको वापस मिल जाएगा। बोलो भाई, अगर आप इसका H प्लस वाटर लेते हो तो भी यही कंपाउंड आपको वापस मिल जाएगा, ये ब्रेक डाउन कर जाता है। लेकिन अगर आप किसी तरीके से इसका रिएक्शन किसी दूसरे अल्कोहल ROH से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो ये ROH और यहाँ का OH आपस में रिएक्ट करके क्या बन जाता है, एसिटल। कैसे होता है मैकेनिज्म? सिंपल है, H प्लस यहाँ जाके अटैक करेगा, ये H2O बन करके लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज स्टेबलाइज्ड बाय लोन पेयर, तो उसी जगह पे जाकर के ये RO अटैक कर देगा। तो जहां पे पहले OH था वहां से गायब हो जाएगा। कौन गायब हो जाएगा बेटा? हाँ जी, क्या बन जाएगा? ये बोलते हैं एसिटल। और अनलाइक हेमी एसिटल, एसिटल्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। आप अगर OH माइनस लोगे और वाटर लोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई रिएक्टिव साइट नहीं है, क्योंकि OR माइनस कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है नहीं, और यहाँ पे कोई H है नहीं। यहाँ पे H था इसलिए O माइनस इस H को निकाल सकता था, याद है ना, तो O माइनस बन जाता, वो रिटर्न आता है, नहीं निकल जाता। इस तरह का फैसिलिटी यहाँ नहीं है, तो बेसिक मीडियम में एसिटल्स आर स्टेबल। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो। इसलिए मैंने बोला था एक बारी एसिटल बन गया तो आपका टॉलरेंस टेस्ट नहीं मिलने वाला है। सिल्वर आयन दोगे तो कुछ नहीं होगा ना, कॉपर +2 लोगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन हेमी एसिटल के केस में इट गिव्स टेस्ट। कॉपर +2 ले लो या Ag+ ले लो, दोनों ही केस में ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। कॉपर 2+ में ये Cu2O और Ag+ में ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है बेटा। ये रेड कलर का कंपाउंड है, याद है? फेलिंग्स एंड बेनेडिक्ट टेस्ट ये हेमी एसिटल ग्रुप दे सकते हैं। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये खुद क्या होते हैं बेटा, बेसिक मीडियम में रखते हैं। देखो ना, फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉपर सल्फेट अलोंग विथ बेस NaOH। ऐसे ही टॉलेंस में क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान है, अमोनिकल, तो अमोनिया से रिलेटेड सॉल्यूशन बनाओगे तो अमोनिया तो माइल्ड बेसिक है ना, तो वो बेसिक ग्रुप क्रिएट कर देगा। इतनी बात आपको समझ पड़ गई है अच्छे से? बोलो। अब मैं आपको डाइसेक्राइड समझाऊंगा, क्योंकि यहीं से डाइसेक्राइड का स्टार्टिंग होता है। ठीक है, हेडिंग डालो, डाइसेक्राइड्स।
और ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लो। चलो बेटा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, डाइसेक्राइड से जस्ट पहले एक थोड़ा सा और एक डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद करो, मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर समझाया था ग्लूकोज का, ओपन चेन समझाया था, ध्यान है ना सबको? तो पहले मैं ओपन चेन बनाता हूं, फिर साइक्लिक दोनों बना लेंगे, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा को क्या बोलते हैं बेटा? ये दोनों को क्या बोलते हैं? एनोमर्स। क्या बोलते हैं? हाँ जी, याद रहना चाहिए सबको। पहले मैं ड्रॉ करता हूं आपके सामने ओपन चेन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। बताओ, ग्लूकोज में पूरा ऐसे कर लूंगा, नंबर 2 पे राइट, सिर्फ 3 पे क्या होगा? लेफ्ट, है ना? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? एंड लास्ट में CH2OH, यहाँ HNH। ये कौन सा है? ओपन चेन, ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जैसे ही आप बेटा सॉल्यूशन बनाते हो, एक्वा सॉल्यूशन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक में। अब साइक्लिक में मैंने लास्ट क्लास में आपको कन्वर्जन दिखाया था, राइट? तो अब देखो, कई बार ना ओपन फॉर्म में ही ऐसे करके दिखा लेते हैं कि इस ऑक्सीजन को यहाँ बड़ा वियर्ड तरीके से दिखाते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं ओपन, लेकिन वो बड़ा ही वियर्ड सा है, वो अजीब ही लगता है देखने में, ठीक है? सो वी विल नॉट यूज दैट वन। तो अभी मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ये दिखा रहा हूं, देखो ऐसा बनाते हैं। ऑक्सीजन यहां करेंगे, OH नीचे, H ऊपर, OH नीचे, H ऊपर, नंबर 3 पे OH ऊपर, H नीचे, फिर H, एंड फिर ऊपर CH2OH, और नीचे क्या? H। ये कौन सा फॉर्म है? ये बोलते हैं, नहीं जी, अल्फा बोलते हैं इसको, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। देखो, ये है आपका एनोमरिक सेंटर। कौन सा सेंटर है ये? एनोमरिक सेंटर। अब अगर ये एनोमरिक सेंटर है, तो रिवर्स केस में अगर मैं आने की कोशिश करूंगा इस साइड में, तो ये कैसा बन जाएगा? जस्ट रिवर्स ऑफ दैट। बस वहीं पे चेंज करना है, ठीक है? तो फिर से बना लो। हमेशा याद रखना बेटा, ऐसे बिल्कुल मॉलिक्यूल को ले डाउन करके बनाओ। एक होता है ऐसे, कुछ लोग जल्दी जल्दी बना देते हैं, ऐसे नहीं बनाओ। नीचे चुभने वाला एंड नहीं रहना चाहिए, पूरा प्रॉपर एकदम आराम करने वाले पोज में आराम कर रहे हैं। इसमें इसका हेड यहाँ नहीं, हेड थोड़ा उठा रहना चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है? थोड़ा सा ऐसे उठने वाले पोज में भी आराम भी करना है, उठना भी, बिल्कुल ऐसे करके नहीं करते हम लोग। तो वैसे वाले पोज में इसको दिमाग में रख लेना, बिठा लो, नहीं तो ये बहुत तंग करेगा आपको। जितना जल्दी स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिठा लोगे, उतना इजी लगने लग जाएगा बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब यही जो OH हमारा नीचे था, इसी को क्या कर देंगे? ऊपर। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा बेटा? बाकी सब जैसे थे वैसे ही रहेंगे। नंबर 1 2 3, 3 पे याद है ना, हमारा ओपन चेन में लेफ्ट रहता है, तो जब हम इसको साइक्लिक बनाते हैं तो ये ऊपर हो जाता है। जितनी चीजें लेफ्ट थी उतनी सब ऊपर हो जाती, जो राइट थी वो नीचे हो जाती। तो OH, H, ऊपर CH2OH, और, है ना? अब याद है ना, इसको थोड़ा घुमाना पड़ा था हम लोगों को रिंग बनाने के लिए। इस ओरिएंटेशन से थोड़ा 120 120 लास्ट के मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों को, ठीक है? अर्थ प्रोजेक्शन कैसे बना रहे हैं। सो इसी फॉर्म में रखना। एक और भी है कि इसमें ऑक्सीजन को यहां रख सकते हो, बट वो उसमें बनाओगे तो बार बार कंफ्यूजन होगा, तो इससे बेटर है कि हमेशा इसी तरीके से देखो। डिड यू अंडरस्टैंड? यहां तक सबको क्लैरिटी है? बोलिए, कोई तकलीफ किसी को यहां तक?
अब ये कौन सा फॉर्म है बेटा? बीटा, बोलो ना, डी ग्लूकोज, ये भी पॉजिटिव ही होता है। यहां देखो यही एनोमरिक कार्बन है, देखो एनोमरिक के अबाउट चेंजेस हुए हैं, ये ऊपर है और ये नीचे। अच्छा ना, कई बार क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यार साइक्लिक फॉर्म को आप फ्लिप कर सकते हो उधर से उधर, 6 मेंबर्ड है ना, देखो 6 मेंबर्ड साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग अलाउड होता है, तो आप परेशान हो जाओगे एग्जामिनेशन में कैसे पहचानना है। तो अल्फा बीटा पहचानने का एक शॉर्टकट बताता हूं। कभी भी अल्फा वाले फॉर्म में जो OH एंड ये जो नंबर 5 का था, अगर आप नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 पे जो अटैच CH2OH है और जो 1 पे अटैच्ड OH है, यानी एनोमरिक हाइड्रोक्सिल, इसको क्या बोलते हैं? एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल। ये सब नॉर्मल हाइड्रोक्सिल है, बट ये एनोमेरिक है, ये अलग है। ये कौन सा फॉर्म है? एसिटल फॉर्म, सॉरी हेमी एसिटल फॉर्म, इजंट इट? बोलो ना, देखो इसी कार्बन पे OH भी है, इसी पे OR भी है, सो दिस इज हेमी एसिटल फॉर्म। अब कैसे हुआ था ये सबको समझ में आ रहा है? ये जब जा करके इस जगह अटैक करता है तो दो फॉर्म बनते हैं, तभी तो ना, एक अल्कोहल ग्रुप अटैक किया तो ऐसे दो फॉर्म बने, एक इधर और एक उधर करके हम लोगों ने बनाया उसका स्टीरियो सेंटर, राइट? सो हेमी एसिटल फॉर्म, हेमी एसिटल और एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये सब नॉर्मल अल्कोहलिक ग्रुप है। तो कभी भी अगर इस ग्रुप का रिएक्शन कराता है किसके साथ, मान लो आपको दे दिया CH3OH एंड H+ आयन, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? अब अगर आपको इस तरह से रिएक्शन करा दे तो आप क्या करोगे? अल्कोहल किससे रिएक्ट करता है भाई? अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है एल्डिहाइड से, कीटोन से, और किससे रिएक्ट करता है? हेमी एसिटल से। भाई नॉर्मल अल्कोहल से तो रिएक्ट नहीं करेगा ना, किससे रिएक्ट करेगा? ये हेमी एसिटल। हेमी एसिटल वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा है? ये यहां रिएक्ट करके इसको गायब करके कहां आ जाएगा? यहाँ पे OCH3 होगा क्या? H+ यहां अटैक करेगा, क्योंकि यही कार्बोकेटाइन स्टेबल है, देखो ना, यहाँ प्लस डालोगे तो ये लोन पेयर मिल सकता है, और कहीं पे OH है, अगर वहां पे प्लस डालोगे तो ये लोन पेयर कहीं पे है ही नहीं पास पास जो इसको दे पाए। इसलिए याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं। अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करने होंगे एग्जामिनर को तो यहीं से पकड़ के करता है, ठीक है? इसको बिठा लोगे तो आगे कुछ पढ़ने की, बेहद आसान टॉपिक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम लोग निकाल लोगे अगर इतनी बात समझ गए तो। कर लिया? अब क्या बनेगा बेटा? यहाँ ऑक्सीजन डालूंगा और यहाँ OH जो था उसी की जगह क्या हो जाएगा? ये OCH3। आ रहा है बात समझ में? बोलिए। अब क्योंकि ये कार्बोकेटायन बनता है तो टेक्निकली ये ऊपर वाला भी बन सकता है, देखो ना, कार्बोकेटायन बनने के बाद तो टेक्निकली ये ऊपर वाला भी बन सकता है, मतलब ये OCH3 प्लस इसका, क्या मैं बोलूं, इनैंशियोमर नहीं बोल सकता ना? हाँ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है तुम लोग का। चलो, इनैंशियोमर नहीं बोल सकते इसको, क्यों नहीं बोल सकते, कोई बताएगा? हाँ, क्योंकि हर जगह चेंज होना चाहिए, बाकी जगह तो फिक्स है ना, सिर्फ यहीं पे चेंज हो रहा है। बोलो बेटा, समझ आ रहा है सबको? हाँ, स्टीरियो आइसोमर है, दे आर स्टीरियो आइसोमर। और कौन से स्टीरियो आइसोमर है? एनोमर्स हैं ये सब। हाँ, डाइस्टीरियोमर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, डाइस्टीरियोमर एनोमर दोनों ही बोल सकते हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक इसी तरीके से लेफ्ट वाला भी वैसे ही रिएक्ट करेगा, ये बीटा है, बीटा में OH एंड CH2OH सेम साइड होते हैं, याद रहेगा सबको? लिख लो, बल्कि ये सब छोटे छोटे नुएंसेस हैं यार, इसको नोट करना है।
कुछ प्रॉपर्टीज भी नोट कर लो बेटा। अल्फा डी ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 146 होता है, मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस, और इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होता है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इज 112.2 डिग्री, 112.2 डिग्री, ये इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। समझ रहे हो ना, ये अल्फा अलग है, ये अल्फा अलग है, ये स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन को डिनोट करने के लिए होता है, राइट। अगला मैं दिखाता हूं आपको, कौन सा, बीटा का। बीटा का मेल्टिंग पॉइंट 150 होता है, थोड़ा सा ज्यादा ही है, और इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन बहुत ही खराब होता है, ओनली 18.7 डिग्री। और देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी आप किसी एक फॉर्म को लेके जाते हो सॉल्यूशन ना, किसी भी एक फॉर्म को लेके चलते हो सॉल्यूशन में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आई विल जस्ट चेक दैट। कैन एनीवन कंफर्म द वैल्यू ऑफ अल्फा of open chain if it is mentioned anywhere in the NCERT? Alpha of open chain. नहीं मेंशन है, कोई बात नहीं, चलो, है ना। देखो ये 112 है और ये कितना है बेटा, 18.7 है ना। है कहीं ओपन चेन का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन। अब ये म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो पहले अच्छे से, जब समझा रहा हूं यहां फोकस रहना चाहिए। क्या है, अगर आप ओपन चेन वाटर में लो, या आप ये फॉर्म आइसोलेट करके वाटर के अंदर लो, या ये फॉर्म आइसोलेट करके वाटर में लो, जैसे ही आप पानी के अंदर डालोगे, क्योंकि ये सब टॉटोमर्स भी हैं, देखो एक अपने आप कन्वर्ट हो जा रहे हैं एक दूसरे में, ये सब अपने आप स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन होता है और एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, उसमें ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, इन दोनों का मेजर परसेंटेज होता है, ये बड़ा माइनर सा होता है, 1-2% के आसपास ना, ये 1-2% मान के चलो कि इतना ही होता है। तो जब ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, तो अल्फा ऑफ सॉल्यूशन तो बदल जाएगा ना। उस टाइम पे क्या होगा भाई, इसका जितना स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है मल्टीप्लाई बाई द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, यानी परसेंटेज ऑफ दिस, प्लस इसका जितना भी वैल्यू है, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है तो इसको छोड़ देते हैं, ये रह गया, इसका कंसंट्रेशन कितना है या परसेंटेज कितना है, मल्टीप्लाई बाई इसका एंगल ऑफ रोटेशन, इन दोनों का कंबाइंड अल्फा आता है। अल्फा ऑफ सॉल्यूशन जो रिपोर्ट किया जाता है, अल्फा ऑफ सॉल्यूशन where all three of them are existing in equilibrium is found to be 52 डिग्री के आसपास, 52.6। ये लिखो, ये बात नोट करके लिखो, तो लिखो, when any one of the when any one of the form of glucose, any one of the form of glucose का मतलब या तो आप अल्फा ग्लूकोज लो, या बीटा ग्लूकोज लो, या फिर क्या ले लो, ओपन चेन ले लो, कोई भी फॉर्म ले लो। when any one of the form of glucose is taken in water, any one of the form of D glucose, okay, D glucose की मैं बात कर रहा हूं, is taken in water,
equilibrium is established. An equilibrium is established which contains all three forms where open chain molecule is negligible in amount, which contains all three form of glucose, D-glucose. कैपिटल एल की बात कर रहे हो तो बेटा ये तो डी हमने लिया है ना, ये नीचे से चेंज होगा तो ना एल आएगा। मैंने बताया था आपको कि जितने हमारे नेचुरली अकरिंग सुगर्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन सब डी का है। तो हम बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं ना कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री पढ़ते तो हम सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल से एसोसिएटेड केमिस्ट्री मतलब जो एग्जिस्टेंस है उनसे रिलेटेड हम अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में भी बात चल रहा है। ठीक है, कर लिया नोट सबने? all three form of D-glucose exist in equilibrium and the angle of rotation of solution gradually changes या spontaneously changes to attain a equilibrium value of 52.6. The angle of rotation या specific angle of rotation of solution gradually changes and attains 52.6 degree as equilibrium angle. This spontaneous change of rotation is termed as, क्या बोलते हैं इसको? ये जो अपने आप बदल रहा है इसको क्या बोलते हैं? This is termed as mutarotation. क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, this spontaneous change in angle of rotation is termed as mutarotation. इसको याद रखना, mutarotation. हो गया भाई, सबने याद कर लिया? हाँ, म्यूटारोटेशन हो गया, बोलो। तो ये अपने आप चेंजेस होते हैं, ठीक है? म्यूटारोटेशन डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैंने इनके सारे रिएक्शंस आपको समझा दिए थे ना, ब्रोमीन का, HCN का, ये सारी कहानी सब समझा दी थी, ठीक है? चलो अब हेडिंग डाल दो डाइसैकराइड। डाइसैकराइड्स ना। अब डाइसैकराइड्स में देखो, हमारे एनसीईआरटी में जो नाम दिया है मैं स्ट्रिक्टली उसी पे स्टिक करूंगा। कौन कौन सा है बेटा? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे बनते हैं, सेलोबायोज, जेंटीबायोज एंड देयर आर मेनी मोर, बट हम उन्हीं का डिस्कशन करेंगे जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है? सो डाइसैकराइड कैसे बनेगा बेटा? व्हेन टू मोनोसैकराइड कंबाइन। तो जब दो मोनोसैकराइड कंबाइन कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही जो अभी मैं समझा रहा था कि एक का एल्कोहलिक ग्रुप और एक का एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये एसिटल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? लिखो ये बात। डाइसैकराइड is formed by reacting two molecules of monosaccharide क्या चीज? मोनोसैकराइड
by reacting two molecules of monosaccharide such that one of the hydroxyl group, one of the anomeric hydroxyl group must be converted into acetyl. One of the anomeric hydroxyl group must be converted into acetyl. One of the anomeric hydroxyl group must be converted into acetyl. कैसे कन्वर्ट होगा एसिटिल में? अपना एनोमरिक और दूसरे का एल्कोहलिक, कोई भी यूज कर सकता है। अच्छा, कैन दो मॉलिक्यूल ले लिया तो क्या दोनों के दोनों अपना एनोमरिक कंबाइन करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। अगर दोनों करा लिए, वो सिर्फ एक ही केस में हमारे पास, वो कौन सा है? सुक्रोज का। सुक्रोज के केस में ऐसा देखने को मिलता है, जहां पे ऐसे बनाने के लिए तो बहुत सारा हम बना सकते हैं कॉम्बिनेशन, बट हमारे जो सिलेबस में डाइसेक्राइड्स है उसमें सुक्रोज में देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? आइए चलिए देखते हैं फिर एक एक करके। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने समझाया ग्लूकोज में दोनों ही फॉर्म है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ग्लूकोज में ये फॉर्म भी है और ये फॉर्म भी है, ये बीटा है और ये अल्फा। तो देयर इज अ चांस कि आपका जो OR ग्रुप अटैच हो रहा है वो नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। समझ रहे हो? जब दूसरा मोनोसेक्राइड, मतलब ये जो मैंने OCH3 यहां लिखा है, अगर दूसरा मोनोसेक्राइड, यहां मैं O एंड मोनोसेक्राइड लिख रहा हूं, अगर वो इस तरीके के अरेंजमेंट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जाके जुड़ गया है तो उसको बोलेंगे कि अल्फा लिंकेज स्टैब्लिश हुआ है। कौन सा लिंकेज? क्योंकि अल्फा में OH नीचे की तरफ रहता है। अगर दूसरा कोई मोनोसेक्राइड यहां जुड़ जाए इस OH को हटा करके ऐसे ओरिएंटेशन में, तो उसको बोलेंगे अल्फा लिंकेज हुआ है। अच्छा, अल्फा लिंकेज में एक तो इसका नंबर 1 कार्बन यूज हुआ है और दूसरे वाले मोनोसेक्राइड का देखेंगे कौन से नंबर का OH यूज हुआ है, इसलिए वहां नंबरिंग होती है। जैसे अगर लिखा हो अल्फा लिंकेज है 1,4, अल्फा 1,4 लिंकेज का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये है कि भाई अल्फा पोजीशन का तो 1 आया है यहाँ पे ना, सॉरी यहाँ का 1 आया, एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्फा ओरिएंटेशन बता रहा है नीचे है या ऊपर। और ये चौथा नंबर जो लिखा है, दूसरा जो आपका एल्कोहल आ रहा है, मतलब सॉरी दूसरा जो मोनोसेक्राइड आ रहा है, उसका कौन से नंबर का OH यूज हुआ है। क्योंकि देखो ना इसमें कितने सारे OH है, 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं, 4 पे हैं, 6 पे हैं, इतने सारे OH है। तो कौन सा OH कंबाइन करके डाइसेक्राइड बना है, ये जरूरी है बताना। आप नहीं बताओगे तो उससे कैरेक्टराइज नहीं कर पाओगे डाइसेक्राइड है कौन सा। तो इसलिए इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ओरिएंटेशन जो अल्फा बीटा से बताते हैं, दूसरा पहले वाले ग्रुप का कौन से नंबर का OH गायब हुआ है, और तीसरा दूसरे वाले ग्रुप का कौन से नंबर का OH गायब हुआ है। ये तीनों चीजें अगर आप दिमाग में रखोगे तो पता चलता है कि डाइसेक्राइड का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लेके चलते हैं माल्टोज का स्ट्रक्चर। लिखो लिखो माल्टोज इज formed by alpha 1,4 अल्फा 1,4। देखो तो एनसीईआरटी में माल्टोज का स्ट्रक्चर दिया है या नहीं दिया ना? एक बार मुझे देना तो इधर। इज फॉर्म्ड बाई, अब मैं देखो ओपन चेन फॉर्म को नहीं रखूंगा, ठीक है, अपने पास दिखाओ माल्टोज का स्ट्रक्चर। हाँ लिखो, क्या मैंने लिखवाया आपको? हाँ लिखो अल्फा 1,4 डैश, या 1,4 भी बोलते हैं। अल्फा 1,4 डैश
या 1,4 भी बोल सकते हो। ग्लूकोसिडिक लिंकेज, ग्लूकोसिडिक लिंकेज। अच्छा बेटा, ये ग्लूकोसिडिक या ग्लाइकोसिडिक ये सब लिंकेज कौन से होते हैं? जिस लिंकेज से ऑक्सीजन, मतलब ये OH जब गायब होता है ना, तो यहाँ पे O आ करके फिर नीचे पूरा ग्रुप आएगा। तो ये जो बॉन्ड है, जो एनोमरिक हाइड्रोक्सिल का बॉन्ड है, OH गायब होने के बाद जो O करके और पूरा मॉलिक्यूल बनता है, उसी ऑक्सीजन को ही ग्लूकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लूकोज का मतलब यहाँ पे है कि ग्लूकोज यूज हो रहा है ना। तो लिख लिया आपने 1,4' ग्लूकोसिडिक लिंकेज। अब आओ मैं आपको दिखाता हूं, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोल सकते हो। ग्लाइकोसिडिक इज ए जेनेरिक नेम ना, वो सारे सुगर्स में आप यूज कर सकते हो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलो आओ दिखाता हूं मैं। तो आप एक काम करो, दो इनकी जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको डी ग्लूकोज मिलते हैं। राइट इट डाउन। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ maltose, on hydrolysis of maltose, on hydrolysis of maltose, it gives 2 molecules of D-glucose, 2 molecules of D-glucose। अब अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आप ये क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं आपने ये बोल दिया कि डी ग्लूकोज तो बनेगा, अल्फा बनेगा या बीटा बनेगा, ये क्यों नहीं बोला आपने ना? भाई 2 मॉलिक्यूल तो आएंगे, तो क्या एक अल्फा एक बीटा आएगा, या दोनों अल्फा आएंगे, या दोनों बीटा आएगा? कौन इसका आंसर करेगा? मैंने ये क्यों नहीं बोला? बोलिए। दोनों अल्फा फॉर्म होंगे या दोनों बीटा होंगे? हाँ, द रियलिटी इज कि अभी मैंने समझाया था, आप किसी भी एक फॉर्म को लोगे तो तीनों एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। इसलिए ये बोलना कि अल्फा होगा, ये गलत है। सारे के सारे इकट्ठे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए मैंने आपको सिर्फ डी बोला, ना तो अल्फा बोला ना तो बीटा, क्योंकि वो सब इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। आप एक मिलाओगे दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है इसका। समझ आया? तो इसलिए क्या लिखोगे? ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज इट विल गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ। तो आपको मालूम चल गया 1,4 लिंकेज है, डी ग्लूकोज का लिंकेज है, और अल्फा मैंने बोल दिया जुड़ते समय, तो वो अल्फा ओरिएंटेशन में ही जुड़ेंगे। तो क्या आप स्ट्रक्चर बना सकते हो? अटेम्प्ट ले सकते हो? ट्राई टू ड्रॉ, बिना कहीं कुछ देखे आप एक बारी ट्राई करो ये ड्रॉ करने के लिए कि माल्टोज का स्ट्रक्चर कैसा आएगा। अरे 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं, सारी कहानी मैंने समझा दी है। अब अपना दिमाग लगाओ और ड्रॉ करो, मत देखो कहीं पे, कोई फायदा नहीं होगा बेटा। आप देख लोगे तो सारा फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी आपको डिफिकल्टी पता चलेगा ना। किसका डिस्कशन कर रहा हूं मैं अभी? डाइसैकेराइड। माल्टोज के बारे में बोल रहा हूं। तो मैंने बोला इसमें अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइड लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोल सकते। कितने लोगों ने बना लिया, अटेम्प्ट कर लिया? आओ देखो मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो। देखो कैसे डिसाइड करना है, पहले समझो बात को।
मैंने 3 चीजें बताई थी, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ओरिएंटेशन, तो बताओ अल्फा है या बीटा है? यहाँ पे अल्फा है, इसका मतलब मुझे ये चूज करना पड़ेगा। तो मैं एक ग्लूकोज बनाता हूं अल्फा का, जिसमें OH नीचे, ये CH2OH तो ऊपर रहता ही है। बाकी आप सबको मालूम है कि भाई सिर्फ नंबर 3 का ऊपर होता है। ये हो गया हमारा क्या, अल्फा डी ग्लूकोज। बाकी वो सारी कहानी अपने जगह पे है कि इसका 146 मेल्टिंग पॉइंट होता है, इन सब का भी डिटेल में नहीं जाता। ठीक है, ये फॉर्म ले लिया। और दूसरा लेना है, अल्फा मिल गया। दूसरा इसमें लिखा है कि 1 यूज हो रहा है, तो 1 तो होना भी पड़ेगा, नहीं तो फिर वो बनेगा कैसे? हेमी एसिटल से एसिटल बनेगा ही नहीं अगर आप एनोमरिक यूज नहीं करोगे। तो इसका तो 1 यूज हो गया, इसका 1 यूज हो गया, खत्म कहानी। दूसरे का कौन सा यूज हो रहा है? नंबर 4 का। अब ध्यान से समझो, नंबर 4 कहने का मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये OH नीचे है या ऊपर है बेटा? अरे ध्यान से देखो, ये नीचे है या ऊपर है? OH नीचे है। इसका मतलब मुझे एग्जैक्ट ऐसे रेप्लिका एक बना करके सामने रख देना है। और नंबर 4, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 वाले OH को मुझे यहां पे यूज करना है, ये नंबर 4 का। दूसरे का 4th नंबर का OH यूज हो रहा है। और कितने लोग कह रहे हैं कि सर अब बाकी सब चीजें तो आप फिक्स कर लो पहले। यहां पे 3 पे OH ऊपर होता है, और यहां 2 पे क्या होता है? नीचे होता है। और इस बारी मैं फिक्स नहीं कर रहा हूं OH। कितने लोग समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि इसको फिक्स नहीं करना? क्योंकि ये आपस में खुद ही कन्वर्ट होते रहेंगे। तो इस साइड पे अल्फा बीटा हो, वो हमेशा रहेगा, अरे इक्विलिब्रियम रहेगा बेटा। लेकिन इधर की तरफ क्योंकि लिंकेज है, तो एक बारी ये हेमी एसिटल से क्या बन जाएंगे? एसिटल। अच्छा, मैं OH इसका क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि आपको मालूम है कार्बोकेटाइन यहां बनेगा तो इसका OH ही निकलेगा। अरे OH अटैक करके, और फिर ये अल्कोहल की तरह यहां अटैक कर, तो क्या बन गया ये हमारा? ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है, अभी जो बन के आया है हमारे पास, ध्यान से देखो। इसको ऐसे दिखाते हैं किताबों में ना, और ये बड़ा ही वियर्ड सा लगता है, ऐसे थोड़ी ना बॉन्ड होता है, बट ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बेटा। दिस इज वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसका ओरिएंटेशन फिक्स नहीं है, बाकियों का फिक्स है। अब सबको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा था? बोलो भाई। अब सबको समझ में आ गया ये कौन सा लिंकेज है? अल्फा 1,4। 4 डैश लिख लो चाहो तो। इनके लिए नंबरिंग 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश लिख देते हैं। सबको क्लियर है ये बात? अच्छा बताओ, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोल देता कि यार 2 अल्कोहल को ऐसे जोड़ो कि अल्फा के जगह बीटा 1,4 डैश बनाओ, बना सकते हो? एक बार स्ट्रक्चर बना करके दिखाओ। रुको, मैं एक काम करता हूँ ना, मॉलिक्यूल ही तुम्हें दे देता हूँ ना, रुक जाओ। जिंदगी बहुत एंजॉय करेंगे हम लोग, लाइफ में टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। लिखो लैक्टोज, एवरीबॉडी, या लैक्टोज। दिस इज 3। देखो 3 दिए हुए हैं, एटलीस्ट 3 को तो याद रखना ही है, ठीक है? और ज्यादातर केसेस में देखोगे ना, 1,4 वाला सबसे आइडियल पोजीशन होता है। 1,4 एंड 1,6, 1,4 एंड 1,6 बहुत आइडियल होता है।
तो एक का 1 तो आएगा बाय डिफॉल्ट यार, 1 तो रहेगा ही, 1 नहीं हुआ तो गेम ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्यों 1 नहीं हुआ? तो क्योंकि एनोमरिक का तो यूज ही करना है, तभी तो वो कन्वर्ट होगा। आप ये थोड़ी ना बोलोगे इसका ये OH इसका ये OH लेके कंबाइन करा दो, कभी नहीं कंबाइन करेंगे। दिस इज नॉट एन हेमीएसिटल बॉन्ड, ये भी हेमीएसिटल नहीं है, क्यों कंबाइन करेंगे? हेमीएसिटल्स आर कन्वर्टेड बाय द अटैक ऑफ अल्कोहल इनटू एसिटल। तो ये हमारा हेमीएसिटल बॉन्ड था, ये अल्कोहल की तरह बिहेव कर रहा है, अब ये कन्वर्ट हो गए एसिटल में। एट दिस सेंटर इट इज एसिटल। मुझे बताओ क्या इस सेंटर से टॉलेंस टेस्ट मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस सेंटर से कहां मिलेगा बाबा? यहां से मिलता है, क्योंकि यहां से ये ओपन हो सकता है। अरे समझ में आ रहा है? हाँ, पूरा मॉलिक्यूल तो देगा ही, मैं बस सेंटर पूछ रहा हूं क्या इस जगह पे मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेसिक मीडियम में एसिटल्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन बैक। समझ में आया ना? एसिडिक मीडियम में सब कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमारा टॉलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट, ये सब क्या है? तो अगर आप किसी तरीके से इसको भी गायब कर दो तो ये नहीं देने वाला है रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखना, एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर फ्री है, OH प्रेजेंट है एनोमरिक पे OH, तो वो पक्का रिड्यूसिंग शुगर होगा। अब वो चाहे 2 मॉलिक्यूल का कर लो, 3 का कर लो, 5 का कर लो, 2 3 5 तक चलेगा। ऐसे पता चला इनफाइनाइट ले ले तो चेन, तब नहीं होगा, क्योंकि तब तो आप भाई इतनी बड़ी हजारों मॉलिक्यूल्स में कोई एक के पास OH है, वो थोड़ी ना सिग्निफिकेंट टेस्ट देने वाला है। समझ गए ना? तो अगर डाइसेक्राइड है उनमें एक भी फ्री है, ट्राइसेक्राइड है उसमें एक भी है, पेंटा हेक्सा 10 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी अगर ये वाला फ्री है एंड, तो वो वापस एल्डिहाइड में, यही जो मैं आपको समझा रहा था, इधर से वापस होकर के ओपन चेन में चला जाएगा एंड वहां से वो रिएक्शन देते। सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो क्या हमारा माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है? क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, इज माल्टोज अ रिड्यूसिंग शुगर? यस इट इज। कहां से? इस जगह से। स्पेसिफाई करो, इस चीज को लिखो, माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। कहां से ये टेस्ट देगा? लिख लेना यहां से, एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी हेमी एसिटल विल कन्वर्ट बैक इनटू ओपन चेन फॉर्म। यहां से याद रखना इसे। चलिए, आपने माल्टोज लिख लिया सारे कहानी। अब आप लिखो लैक्टोज के बारे में। किसके बारे में लिखवा रहा हूं बेटा मैं आपको? लैक्टोज। देखो, कई बार आपने सुना होगा कि भाई किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, सुना? ये बड़ा कॉमन सा टर्म है। भाई क्या होता है, बचपन से हमारे बॉडी के अंदर हर चीज को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स है। तो जब हम बर्थ लेते हैं तो फीड लेते हैं मदर का, राइट? धीरे 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 हमें एक्सटर्नल मिल्क से भी एक्सपोज किया जाता है, जैसे काऊ मिल्क हो गया, है ना? करते 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 एक एज ऐसा आता है जहां पे शायद अगर हम लोग लापरवाही कर दे तो सालों साल हमने छोड़ दिया, मतलब घर में हम कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारे बॉडी का वो एंजाइम धीरे 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 कम हो जाता है, और कम होकर के अगर वो एकदम खत्म होने के कगार पे आ गया, तो अब आप अगर मिल्क यूज करोगे तो आपको ट्रबल्स आएंगे, ब्लोटिंग होगी, ये सब प्रॉब्लम्स आती है ना, क्योंकि वो एंजाइम स्पेसिफिक जो हमारे बॉडी के अंदर पहले यूज हो रहा था, अब उसे ये लगा कि भाई आप अब ऐसा कोई प्रोडक्ट ले ही नहीं रहे हो, तो बॉडी उसको सिंथेसाइज करना ही बंद कर देती, और जब वो है नहीं तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और जब जो चीज डाइजेस्ट नहीं हो हमारे बॉडी में, वो अननेसेसरी ट्रबल्स क्रिएट करता है बॉडी के अंदर। ठीक है? तो लैक्टोज क्या है? इसको बोलते हैं मिल्क शुगर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिल्क में ही मिलता है। लिखो, लैक्टोज इज कंसिडर्ड एज मिल्क शुगर। लैक्टोज इज कंसिडर्ड एज मिल्क शुगर। और इसके अंदर क्या होता है बेटा? मिल्क शुगर के अंदर क्या होता है, यानी ये लैक्टोज के अंदर क्या होता है? अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको? एनीवन?
galactose and glucose. Write it down. On hydrolysis of one molecule of lactose, on hydrolysis of one molecule of galactose, sorry, one molecule of lactose, we will get D-galactose and D-glucose. D-galactose and D-glucose. ठीक है। अब इसमें भाई कैसे बनाए, अब ये तो पता चल गया कि दो शुगर है, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन इसमें बनता है कि यार वो अल्फा फॉर्म में है कि बीटा फॉर्म में। अगर अल्फा में भी है तो किसका OH अपना यूज हुआ है एनोमरिक वाला, क्या गैलेक्टोज का यूज हुआ है या ग्लूकोज का यूज हुआ है? तो आंसर है इसके अंदर एनोमरिक हाइड्रोक्सिल गैलेक्टोज का यूज होता है, और कार्बन नंबर 4 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ग्लूकोज का यूज होता है। लिंकेज कौन सा है? फिर अगला क्वेश्चन आएगा अल्फा या बीटा, तो आंसर है बीटा लिंकेज होता है। लिखो, इन लैक्टोज glycosidic bond is formed by consuming anomeric hydroxyl group of galactose and C4 hydroxyl group of D-glucose. C4 कौन सा चीज? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ डी ग्लूकोज इन बीटा ओरिएंटेशन। किस फॉर्म में रहता है? बीटा ओरिएंटेशन। अब बेटा मैंने आपको ये समझा दिया है। अच्छा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है? कितने लोग बताएंगे? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है? हाँ, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर। नोट करके ये भी लिखो, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर। C4 एपीमर का मतलब क्या हुआ बच्चा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C4 एपीमर? इसका मतलब नंबर 4 पे सिर्फ इस OH को ऊपर कर दो, जो नीचे है उसको ऊपर कर दो। तो बनाइए, अब आप इसका स्ट्रक्चर बना के मुझे दिखाइए। ये डाइसेक्राइड का मुझे स्ट्रक्चर क्लीन एकदम बना करके दिखाओ, बिना कुछ हेल्प लिए हुए। किसका? मैंने लैक्टोज का बोला है ना। अरे लैक्टोज के लिए आपको क्या चाहिए कि भाई गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बताओ। मैंने बता दिया, गैलेक्टोज में नंबर 4 पे ये ऊपर रहता है बस ना। आपने लिख लिया ना, इसीलिए वो लिखवाना जरूरी था। कौन से नंबर का एपीमर है? C4 एपीमर। नंबर 4 कार्बन पे OH पलट जाएगा। चलिए ड्रॉ करिए, जल्दी करिए बेटा। ड्रॉ कर लिया सबने? देखो, सबसे पहले क्योंकि गैलेक्टोज का यूज हुआ है बीटा ओरिएंटेशन में, तो सबसे पहले कितने लोग कहेंगे कि सर इसको ना पहले बीटा बना लेते हैं, अल्फा के बजाय बीटा। बीटा में OH कहां पे होगा बेटा? ऊपर की तरफ होगा, H नीचे होगा ना। और क्योंकि ये गैलेक्टोज था तो गैलेक्टोज में C4 एपीमर था, तो 4 नंबर पे क्या करूंगा मैं? OH ऊपर यहां पे। सो दिस इज, क्या बोलेंगे इसको? बीटा डी गैलेक्टोज। ये इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके साथ मुझे क्या लेना है? यहां बीटा पे 1,4
गैलेक्टोज के साथ लिंकेज है, बीटा 1,4 लिंकेज है। आइए, तो आप बताओ, नॉर्मल जो ग्लूकोज हम ले रहे हैं, डी ग्लूकोज, उसमें ये OH तो नीचे है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो क्रिस ओबरॉय, क्लास में जब पढ़ा रहा हूं ना, एकदम दिमाग सिर्फ यहीं पे रहना चाहिए, ठीक है ना? बीच में इधर उधर बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत एफर्ट लगता है इसको समझाने में, इसको इजी गोइंग ले लोगे तो फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पढ़ाने से, ठीक है? इसको उठा करके लेके आते हैं हम लोग। इधर वाले ओरिएंटेशन से अब कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि हमेशा खुलता रहेगा। ये उठा करके मैं यहां लेके आ रहा हूं। अब बताओ, जब लेके आओगे तो यहां नीचे अगर कर दो तो ये OH और नीचे OH बड़ा अजीब सा लगेगा। हालांकि दोनों तरीके से दिखाया जाता है। दोनों तरीके से दिखाने का मतलब, मैं एक आपको ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये दोनों ही ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम ना। ये नंबर 4 का था बेटा, तो मैं बिल्कुल सामने लेके आ जाऊं, बिल्कुल सामने लेके आ जाऊंगा तो कितने लोग कह रहे हैं कि ये जो OH था, ध्यान से देखो भाई सभी लोग ना, खैर यहाँ पे तो कोई खास मतलब नहीं है, यहाँ पे तो कोई खास मतलब नहीं है। नंबर 2 पे आपको मालूम ही है किधर रहता है, नीचे। 3 पे आपको मालूम है ऊपर, ये बार बार दिमाग में लेके आना पड़ेगा। नाउ यू कैन ड्रॉ स्ट्रक्चर लाइक दिस, कि आपने इसका H ले लिया और इसका OH ले लिया, ऐसे करके। अब इनको गायब कर दोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। किसका ये स्ट्रक्चर है? लैक्टोज का ना, ये डी ग्लूकोज। मैं अल्फा बीटा जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं होता। हालांकि किताब में अगर आप देखोगे तो उन्होंने अल्फा दिखाया होगा। अगर आप फिक्स भी कर दोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो दोनों ही बनता है ना। तो ऐसे करके भी आप दिखा सकते हो। अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको यहां से, आप 2 स्टेप में बनाना है। एक बार ऐसे लिखना और फिर बनाना, मतलब सामने एरो दे करके ये स्ट्रक्चर बनाना जो मैं यहीं लिख दे रहा हूं। नाउ दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट, ओके, दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट। लेकिन एनसीईआरटी में देखो तो उसने इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया है, वो सामने के लेवल पे लाके रिप्रेजेंट किया है। अब सामने के लेवल पे लाने का मतलब क्या है कि आपने ऑक्सीजन लेकर के, गैलेक्टोज था, बार बार याद करो ये बात, अल्फा था या बीटा था? बीटा था। यहाँ पे ओरिएंटेशन नंबर 2 पे यही रहेगा, 3 पे ऊपर की तरफ रहता है सर, 4 पे नीचे, और ये तो CH2OH ऊपर ही रहता है, इसको नीचे नहीं करना। नाउ दिस इज ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज है 1 2 3 पे ऊपर की तरफ, 4 पे। गैलेक्टोज करना हो तो यही क्या हो जाएगा ऊपर, ये क्या है? बीटा डी गैलेक्टोज। तो मैं दूसरा ओरिएंटेशन आपको दिखा रहा था कि एनसीईआरटी में कैसे दिखाया है। एनसीईआरटी में इस तरीके से दिखाया है। आप इधर वाले, ये वाले ओरिएंटेशन को फिक्स नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब ये ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। एनसीईआरटी में ये ओरिएंटेशन दिखाया, देखो ऐसे गायब किया। तो एनसीईआरटी में देखोगे तो इस तरीके से ज्वाइन किया इन्होंने। देखो ऐसे दिखाया ना एनसीईआरटी में, चेक करो। अब ये थोड़ा वियर्ड सा है ना, क्योंकि बॉन्ड अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा दिखा दिया है। तो बेटा मैं बस इतना ही ड्रॉ करूंगा, बाकी इसके अलावा आप सब ओरिएंटेशन फिक्स कर लो अपने से, ठीक है? सो दिस इज, कौन सा लिंकेज है ये? बीटा लिंकेज। कौन सा बीटा लिंकेज है? 1 एंड 4। 1 किसका है? गैलेक्टोज का। और 4 किसका है?
तो ये, और ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक, तो कभी कोई पूछे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, तो बोलोगे इट इज अ टाइप ऑफ एसिटल बॉन्ड। एसिटल बॉन्ड ही तो है, हेमी एसिटल से एसिटल कन्वर्जन ही तो है। ROR देखो ईथर जैसा भी दिख रहा है, इस साइड भी कार्बन उस साइड भी कार्बन, ठीक है, यहां तक हो गया। बताओ मुझे, क्या लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर होगा या नॉन रिड्यूसिंग शुगर? इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। कहां से रिडक्शन करेगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट कहां से? फ्रॉम दिस साइड। हाँ, अभी भी ग्लूकोज का, तो लिख लो, ये भी बात भी लिख लो, इट इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर। It is also a reducing sugar. सबको क्लियर हो गया ये? अब हेडिंग डालो, लास्ट हम लोग डाइसेक्राइड पढ़ेंगे, कौन सा? सुक्रोज। हाँ लिख। सो बेटा देखो, सुक्रोज क्या होता है? सबसे पहली बात, सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको ग्लूकोज मिलता है एंड फ्रक्टोज। लिखो, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। पूरा अच्छे से लिखना है। सुक्रोज का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या होता है? C6H12O6 होता है हमारे जितने भी हेक्सोज सुगर्स हैं, मोनोसेक्राइड। और दो मॉलिक्यूल जब ऐसे मिलते हैं, और दो मॉलिक्यूल मिलते हैं तो देखो H2O निकलता था ना, बोले भाई, अरे OH और एक का H तो क्या बनता था ये? C कितना हो गया ये? 12। H कितना हो गया? 24 होता, लेकिन दो निकल गया है तो 22। और तो यही फॉर्मूला आपका किसका है? लैक्टोज का भी है, यही फॉर्मूला आपका माल्टोज का भी है, और यही फॉर्मूला आपका सुक्रोज का भी। तीनों का सेम ही फॉर्मूला है। और आप समझते हो ये सिर्फ एक नहीं, आपको मालूम है कितने शुगर हो सकते हैं C6H12O6 से, राइट? बोलो, सबको क्लियर है? कर लिया? तो ये आपको मिल गया क्या चीज बेटा? अब सुक्रोज के बारे में, तो सुक्रोज से क्या मिलने वाला है? सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, एज आई टोल्ड यू, ऑन हाइड्रोलिसिस H प्लस वाटर लेके गर्म करोगे तो ये क्या देता है आपको? डी पॉजिटिव ग्लूकोज। एट द सेम टाइम क्या मिलता है आपको? डी नेगेटिव फ्रक्टोज। ये इंपॉर्टेंट है। और सुक्रोज अपने आप में कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? ये भी डी ही होता है और ये पॉजिटिव होता है ना। आप कुछ वैल्यूज पहले लिख लो, अगर आपको आइडिया हो इस चीज का तो लिखो। लिखो, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी,
इसका अल्फा लिख लो -90 अल्फा ऑफ फ्रक्टोज, क्योंकि लिवर रोटेटरी है ना, तो -9 2.4 92.4 है। और ये कितना होता है अल्फा, आपको बताया था मैंने 52 पॉइंट। आप बताओ, ये प्लस में है और ये माइनस में है, और माइनस में भी अच्छा खासा नेगेटिव है, तो नेचुरली इसका इक्विमोलर मिक्सचर कैसा होगा, लिबोरोटेटरी होगा। सो आफ्टर हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन टर्न्स लिबोरोटेटरी, जबकि शुरू में कैसा है, डेक्स्ट्रो। दिस इज डेक्स्ट्रो एंड दिस होल सॉल्यूशन बिकम्स लिवो, इसलिए इसको इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं ना। लिखो ये बात, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी but the product mixture after hydrolysis, complete hydrolysis, is livorotatory. अब वो लिवोरोटेटरी क्यों बन जाता है, बिकॉज ऑफ डी फ्रक्टोज का जो साइन है वो नेगेटिव होता है, और ज्यादा नेगेटिव, इक्विमोलर बनते हैं दोनों 1:1, बट द सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस बिकम्स लिवोरोटेटरी ड्यू टू डी फ्रक्टोज इज लिवोरोटेटरी। हाँ वो सब छोड़ दो, हाँ तो बनेगा, तो ओरिएंटेशन है ना, इतने सारे स्टीरियो केमिकल ओरिएंटेशन बन सकते हैं, इसलिए बाकी सब पे नहीं ध्यान देना। मैंने बोला है कि बाकी भी होते हैं, जेंटीबायोज है, सेल्यूबायोज है, देयर आर सो मेनी, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दोज 3 स्ट्रक्चर्स व्हिच आर गिवन इन एनसीईआरटी। वरना आप सोचो ना कितने स्टीरियो आइसोमर बना सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। दैट्स व्हाई सुगर, सुक्रोज इज नोन एज, क्या बोलते हैं, इनवर्ट सुगर। सुक्रोज को क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्ट सुगर। सबको क्लियर हो गया। अभी भाई सुक्रोज में लिंकेज कौन सा है, क्या लिंकेज है, बोलो सुक्रोज में क्या लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। हाँ लिखो, लिखो ये बात लिखो, लिखो, सुक्रोज is alpha 1 and 2 dash beta. Sucrose have alpha 1 and 2 dash beta ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा 1 जब मैं बोल रहा हूं, तो अल्फा 1 जब मैं बोल रहा हूं, तो ये बोल रहा हूं ग्लूकोज का ओरिएंटेशन। और मैंने क्या बोला, 2 डैश बीटा बोला, इसका मतलब ये किसका ओरिएंटेशन है, फ्रक्टोज। सुक्रोज हैव alpha 1 and 2 dash beta ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जहां पे ये स्पेसिफाई कर लेना अल्फा किसका है एंड बीटा किसका है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसमें, कि इसमें दोनों ही एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूज हो गए। नंबर 2 पे एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है कीटोन का, देखना फ्रक्टोज का किस नंबर पे होता है, नंबर 2 पे होता है, तो इसलिए उसका देख 2 वाला यूज हो रहा है, तो वो इजी भी रहता है, याद भी हो जाएगा। भाई और कौन सा बनेगा, जब दोनों एनोमरिक आपको गायब करना है, तो जिसपे डबल बॉन्ड ओ था उसी कार्बन को आप यूज करोगे, तो एल्डिहाइड वाले में 1 पे ही डबल बॉन्ड होता है, एंड फ्रक्टोज में नंबर 2 पे। अरे बेटा याद आ रहा है सबको, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये हमारा CHO है, ये हमारा क्या है, ये जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर किसका है, ये डी ग्लूकोज का है।
फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये CH2OH एंड C डबल बॉन्ड होता है, और उसके बाद 3 आपको आएंगे OH लेफ्ट पे, OH राइट पे, OH राइट पे एंड CH2OH। ये सुनो 1 2 3 4 5 है। तो आप देखो ना, यहां नंबर 2 पे है ना ये, और ये नंबर 1 पे है, तो इसका एनोमर जब बनेगा OH तो 1 पे आएगा और इसका 2 पे, तो दोनों यूज हो जाते हैं, इसलिए इसका 1 एंड इसका 2, तो ये तो याद भी रहता है। Since both the anomeric hydroxyl are consumed in glycosidic linkage, this is a non-reducing sugar, क्योंकि अब कहीं से ये बचा नहीं है। लिखो, since both the anomeric hydroxyl group are used for the formation of glycosidic linkage, since both the anomeric hydroxyl group are used to form glycosidic linkage, glycosidic linkage क्या बन जाएगा फिर? Hence sucrose is a नॉन रिड्यूसिंग सुगर। सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग सुगर। तो सुक्रोज से रिलेटेड दो बड़ी बातें हैं, एक तो इनवर्ट शुगर बोलते हैं, दूसरा ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। ये सबसे अलग बनाता है इसको बाकी डाइसेक्राइड्स के कंपैरिजन। समझ में आया? क्या अब आप स्ट्रक्चर ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर ट्राई करने से पहले आपको फ्रक्टोज का फॉर्म बनाना पड़ेगा। चलो जरा हॉवर्थ प्रोजेक्शन दिखाओ, तो जैसे हमने ग्लूकोज का दिखाया था, इसमें कितने मेंबर रिंग बनता है भाई? 5 मेंबर। यूज यही होता है ना, 1 2 3 4 5वां, यही ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा। बनाओ तो इसका अल्फा बीटा दोनों फॉर्म बना के दिखाओ। ड्रॉ द साइक्लिक फॉर्म। सबसे पहले मैंने क्या समझाया था आपको, इसको पूरा ले डाउन करा दो, C डबल बॉन्ड O CH2OH, नंबर 3 पे OH ऊपर है, 4 पे नीचे है, 5 पे नीचे। फिर अब इन दोनों को फिक्स कर लो। नंबर 3, 1 2 3 एंड 4 को यहीं फिक्स कर लो, मतलब ऐसे कर लो, और बाकी जगहों पे जैसे बेंडिंग है वैसे दिखा लो। ओरिएंटेशन ध्यान रखना, बस उसमें गड़बड़ी मत करना। बताओ नंबर 3 पे OH कहाँ है? ऊपर। और इस पे कहाँ है? नीचे। 3 4 पे अपोजिट है ना। नंबर 5 पे कहाँ है? नीचे की तरफ है। ये सुनो, नीचे। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि भाई ये OH का ही यहां यूज होने वाला है, तो क्या करोगे आप? इसको थोड़ा सा ओरिएंटेशन में चेंज करोगे। आप इसको यहां ले जाओगे, इसको यहां ले आओगे, उसको यहां ले आओगे, क्या बन जाएगा फिर? बाकी सारे ओरिएंटेशन फिक्स रखो।
मैं इसको यहां दिखा रहा हूं। अब हमारा CH2OH कहाँ आ गया? नीचे, सॉरी, OH इधर गया ना, तो CH2OH ऊपर आ गया और H नीचे आ गया। और ये कैसा है? C डबल बॉन्ड O एंड CH2OH। अब बताओ बेटा, यही OH यहाँ अटैक करेगा तो एक अल्फा बनेगा, एक बीटा। आप ध्यान देना, ये बिल्कुल ऊपर है तो बनने वाला 2 प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर आप ये OH नीचे लेके जाते हो, बाकी ये दोनों तो फिक्स्ड है, ये कौन सा फॉर्म है? अल्फा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज, ये सुनो, प्लस कितने लोग कह रहे हैं? दोनों बनेगा इसमें ना। बीटा में क्या होगा? यही OH ऊपर और CH2OH। देखो बड़ा अजीब सा है ये, मतलब ऐसा लगता है जैसे दोनों सब आइडेंटिकल ही हैं। क्योंकि आप देखो, आप पहचान नहीं पाओगे बेटा, इस तरफ भी CH2OH है, इस तरफ भी CH2OH। अब इसमें घूम जाओगे तुम स्ट्रक्चर में, घूमना नहीं है हम लोगों को, बिल्कुल नहीं घूमना है, इधर खड़े रहना, बिल्कुल इधर ही खड़े रहना है। ये दोनों में आपको अगर मैं पूछूं कि कहां से आप अल्फा बीटा देख रहे हो, तो आप सबसे पहले ढूंढो एसिटल ग्रुप या हेमी एसिटल ग्रुप कहां है, वहीं से देखते हैं ना। बताओ ये कार्बन क्या है, एसिटल है क्या? लेफ्ट साइड में देखते हैं तो एक ही कार्बन पे ऑक्सीजन और फिर कार्बन और फिर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं हुआ। ये एक ही कार्बन पे OH O, 2 ऑक्सीजन हो गए, दिस इज एसिटल। ऐसे पहचानते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो दोनों तरफ एक ही तरह लग रहे हैं देखने में। गेटिंग माय पॉइंट? तो बस अब खत्म है। तो हमारा ये अल्फा डी फ्रक्टोज हो गया, ये बीटा डी फ्रक्टोज हो गया। अच्छा देखो, अल्फा डी फ्रक्टोज को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ध्यान से समझो बात को। ये पूरे मॉलिक्यूल को अपसाइड डाउन कर दो। क्या अल्फा फॉर्म को अपसाइड डाउन? अरे फ्लिप कर दिया बाबा, जो ऊपर थे ऐसे पलट दो। चपाती गर्म होने के बाद जैसे पूरा प्लेन उठा के पलट देते हो ना, एक साइड गर्म होने के बाद। कभी नहीं ट्राई किया तुम लोग? हेल्प करो यार थोड़ा घर में, किसी कुकिंग वगैरह में। बिल्कुल वैसे ही इसको उठा के एकदम पलट देना है। तो ये जो CH2OH बाहर की तरफ था वो कहां आ जाएगा? अंदर की तरफ। अब अरे मोटू, ये ऐसे बाहर है तो उस साइड पलट देगा तो कहां चला जाएगा? अंदर। तो बेसिकली वो फॉर्म को भी हमें देखना पड़ेगा, जो हम अभी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही तरफ लेके आओगे ना। अरे सोचो, ये राइट साइड में है, एल्कोहल वाले का भी, मतलब ग्लूकोज का भी राइट साइड में ही था, तो दोनों कैसे लाके कंबाइन कराओगे? तो एक को तो पलटना पड़ेगा, तो फ्रक्टोज को पलट दो। जल्दी पलट करके बनाओ तो जरा सुक्रोज का स्ट्रक्चर ट्राई करो। मैंने कहानी तो बता ही दिया तुम लोग को। गो अहेड। ध्यान रखना, इसको ये मैं मिटा दूं ना ऊपर से। देखो अगर 180 डिग्री इसके अबाउट घुमा देते हो तो ये देखो ओरिएंटेशन क्या बन जाएगा बेटा, क्योंकि ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको OH रट जाता है ना सब। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो CH2OH था ये ऊपर के बजाय कहाँ आ जाएगा? ध्यान से देख लो, एक बारी देख लो, फिर हो जाएगा इसी। और ये OH कहाँ चला जाएगा? ऊपर। सबको क्लियर है? ये जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, इसके बगल वाला। अपॉर्चुनेटली यहां वैसे था भी, अगर तुम ये भी बनाते तो गलत नहीं होता, क्योंकि जो बाहर है अभी अंदर जाएगा तो इसके जैसा बन जाएगा, है ना। और ये जो अंदर था ये बाहर की तरफ आएगा तो यहाँ ऊपर, तो मतलब इस जगह पे कोई चेंजेस नहीं होते। और ये जो CH2OH था
जब आप 180 डिग्री इसको फ्लिप कर रहे हो तो बाहर से अंदर यानी नीचे की तरफ आते हैं। ये कौन सा फॉर्म है, कैसे पहचानते हैं? मैं बार बार आपको बोल रहा था कि लास्ट वाला जो CH2OH है और ये OH है, ये अपोजिट साइड में हुए तो ये अल्फा फॉर्म है, ये भी अल्फा डी, एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड लास्ट एसिमेट्रिक सेंटर। नंबरिंग करना हो तो कैसे करेंगे मोटू लोग? 1 and 2 and 3 and 4 and ये 5 and 6। फ्रक्टोज में नंबरिंग ऐसी होगी ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6 था ये नंबर, यहीं से तो बन रहा है, वही चीज मैंने उल्टा। सबको समझ में आ गया? कौन सा फॉर्म है ये? अल्फा डी फ्रक्टोज। कौन सा लिंकेज मैंने आपको बताया है? सुक्रोज में कौन सा लिंकेज है? अल्फा 1। चलो तो अब बना के दिखाओ, जल्दी जल्दी बना के दिखाओ। क्या देखो, क्या इसी तरीके से आप बीटा भी बना सकते हो, इसको बनाना हो तो? कोई डिफरेंस तो नहीं होगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, अल्फा बीटा में सिर्फ एक ही जगह चेंज होता है ना। ये कहां हो जाएगा? ऊपर, और ये OH नीचे। दिस इज बीटा डी फ्रक्टोज। ध्यान रखना है, इससे यहां गए, इससे यहां कैसे गए हैं? वही 180 कहानी, 180 डिग्री फ्लिप करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बीटा डी फ्रक्टोज। तो मैंने बोला था इसका बीटा नंबरिंग 1 and 2 and 3 4 5 and 6, इसका बीटा और ग्लूकोज का अल्फा ओरिएंटेशन, उन दोनों में कॉम्बिनेशन होता है। तो बनाओ, हाँ बोलना, कोई तकलीफ हो रहा हो तो। अब देख, जब तू इसको ऐसे फ्लिप करेगा तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और इधर की तरफ यहां चला जाएगा ना। अरे मोटू, ये 5 मेंबर्ड है, उसको घुमाएगा तो ये कार्बन अब ये बन गया है और जो नीचे था अब ऊपर चला गया है। दो दो चेंजेस होंगे, इधर से इधर। सबको क्लियर हो गया? बना लिया स्ट्रक्चर सबने? चलो ये तो मैं मिटा दे रहा हूं। ये हमें इधर की तरफ इसलिए करना पड़ा ताकि दोनों को हम सेम साइड में करके दिखा सके। देखो आओ, और मैं दिखा रहा हूं। तो कैसे बनाना है? ग्लूकोज, ये कौन सा फॉर्म लेना था हमें? अल्फा। कैसे पहचानते हैं अल्फा? ये एनोमरिक और लास्ट वाला, ये दोनों अपोजिट साइड में रहते हैं। इसके साथ ये ग्रुप ला दो यहां पे, CH2OH ऊपर,
OH नीचे। कौन सा है ये? बीटा डी फ्रक्टोज। और ये कौन सा है? अल्फा डी ग्लूकोज। और दोनों का एनोमरिक, इसका नंबर 2 का और इसका नंबर 1 का, ये दोनों गायब हो जाएंगे। अब इनमें से बेटा किसी का भी H और किसी का भी OH लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बन गया? इधर वाला तो आपको मालूम ही है कैसे करना है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन लैप्स होगा तो पता नहीं कहां चला जाएगा। कितना ध्यान रखना पड़ता है ओरिएंटेशन का। इसलिए कुछ रेडीमेड टेम्पलेट सेट करोगे तो इजी रहेगा। बार बार समझा रहा हूं, अल्फा कैसे पहचानते हैं, बीटा कैसे पहचानते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स कैसे, ताकि उतने बड़े मॉलिक्यूल में हम फोकस कहां कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट। ठीक है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। नाउ यू कैन सी दैट एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट देयर, सो दिस इज एन एसिटल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? एसिटल बॉन्ड। इसलिए एसिटल बॉन्ड बेसिक मीडियम में तो कुछ होता नहीं है, ब्रेक करेगा नहीं, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग। दैट इज व्हाई इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सबको क्लियर हो गया बेटा? कौन सा फॉर्म था ये? सुक्रोज का था ये। सब समझ में आ गया? अब हेडिंग डालिए आप, द लास्ट पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल विच इज पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, डाइसेक्राइड हो गया ना। अब क्या देखेंगे हम लोग? पॉलीसेक्राइड। सबने नोट कर लिया भाई यहां तक? आओ चलो। लिखो। कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे अब हम लोग? पॉलीसेक्राइड्स। आप सभी लोग एनसीईआरटी ओपन करो। पॉलीसेक्राइड में आप देखो हमारे सिलेबस में 3 पार्ट दिया हुआ है ना। एक स्टार्च है, एक सेलुलोज है और तीसरा ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन।
पॉलीसेकेराइड्स, SACCH सैकराइड्स, RIDS, पॉलीसेकेराइड्स। सो नेचुरली आपको समझ में आ रहा होगा पॉलीसेकेराइड का नाम कब आएगा, जब काफी सारे, बहुत सारे हमारे मोनोसेकेराइडिक ग्रुप आपस में कंबाइन कर। और अब आप सोच सकते हो कि भाई हमारे पास एल्डो पेंटोज भी था, एल्डो हेक्सोज भी है ना, एल्डो हमारा ट्राइओज भी था, टेट्रोज भी था, तो किसी का भी पॉलीसेकेराइड बन सकता है। अभी जो हम पॉलीसेकेराइड पढ़ने वाले हैं उनका जो मोनोमेरिक यूनिट है कौन सा है, एल्डो हेक्सोज वाला ही, यानी ग्लूकोज से ही रिलेटेड सारी कहानी है हमारी। इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज भी नहीं है, सारे ग्लूकोज के ही लिंकेजेस हैं, ग्लूकोज हो गया, उसी से रिलेटेड सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप लिख लो पॉलीसेकेराइड्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट, पॉलीसेकेराइड कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, joined together by glycosidic linkage ना। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, सबसे पहला पढ़ते हैं बेटा सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज, सेलुलोज के बारे में आप अगर स्ट्रक्चर ध्यान से देखो तो सेलुलोज पहली बात तो मिलता कहां पे है ना, तो हाँ जी बिल्कुल, सेलुलोज हो या स्टार्च हो, इनका जो सोर्स है वो क्या है, प्लांट सोर्स ही। तो इसके अंदर किस तरीके से बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे अटैच्ड है, नॉट थ्रू अल्फा लिंकेज, थ्रू बीटा। कौन से पोजीशन का, 1 and 4 लिखो। सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स, cellulose is a straight chain polysaccharide, straight chain polysaccharides, beta D glucose units, beta D glucose units are joined together by 1,4 glycosidic linkage। बीटा, अल्फा नहीं, कौन सा, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो देखो बेटा, अभी आपने ग्लूकोज पढ़ा था और ग्लूकोज में आपने ये पढ़ा है, अल्फा आपको समझ में आया है, बीटा समझ में आया, तो बीटा में OH को मैं ऊपर कर दूं बेटा, बोलो, बाकी सारी कहानी आप समझ रहे हो ना। सबको समझ में आ रहा है, दिस इज द यूनिट, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज का यूनिट, राइट। अब दूसरा मैं इसके ऊपर थोड़ा लगाऊंगा क्योंकि 4th नंबर का, सॉरी एक मिनट, 1 2 पे, 3 पे ऊपर, 4 पे डाउन ही रहेगा ना, सॉरी माय बैड। हाँ, तो आप देखो 4 का नंबर जो 1,4 लिंकेज है ना, तो ऐसा ही यूनिट यहां लगाऊंगा, नंबर 4 पे है, तो कन्वीनियंट क्या होगा, इसको थोड़ा एक स्टेप अप करके ऊपर लिखा, समझ में आ रहा है। तो यही सेम मॉलिक्यूल आप थोड़ा यहां बनाओ, बिल्कुल इसके सामने मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो नंबर 4 पे, अब मैं सिर्फ 1 and 4 दिखाऊंगा बेटा, ठीक है, ऐसे ही अगला कर लेंगे, बोलो, एंड सो ऑन। तो बस इसमें यही लिंकेज आप कराते चले जाओ। तो ये जो पॉलीमर एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे बनता चला जा रहा है, दिस इज
बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेलुलोज। बहुत हार्ड होता है। आप देखो सेलुलोज बेसिकली मिलता कहाँ है, तो प्लांट्स में मिलता तो है, बट उसमें किस में मिलता है, जो उनकी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है, हाँ बिल्कुल, जो स्टेम्स होते हैं ना, जो स्ट्रेंथ आती है उसके अंदर, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अब सोचो कितना सिंपल सा मॉलिक्यूल है, तो कितना हार्ड हो जाता है जब आप चीज करते हो तो, ठीक है। तो ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, बेसिकली लीनियर पॉलीमरिक है, तो बहुत स्ट्रेंथ होता है इसके अंदर। गॉट इट? ओके बड़ी। नेक्स्ट लिखो ग्लाइकोजन के बारे में। बना रहे हो इसको? बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी खत्म करो इसको। कर लिया सबने? चलो भाई, सेलुलोज खत्म हो गया। अगला आप लिखो ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन, जैसे देखो सेलुलोज हमारा स्टोर रहता है किसमें, प्लांट्स में, उसी तरीके से ग्लाइकोजन हमारे एनिमल बॉडीज के अंदर मिलता है। एनिमल बॉडीज जैसे ईशान जिंदल का बॉडी है ना, मेरा बॉडी है, तुम लोग का बॉडी है, हम सभी लोग तो एनिमल ही है ना। हाँ ये एनिमल बॉडीज के अंदर, ठीक है, लिखो ग्लाइकोजन इज मेनली फाउंड इन एनिमल बॉडीज। इसको एक और नाम से भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। ठीक है, बोलो। और अगर आप एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ोगे तो इसमें मिलेगा आपको कि ये ऑलमोस्ट हर वाइटल ऑर्गन में हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है वो इसी फॉर्म में होता है, वो चाहे लिवर हो, ब्रेन हो। एंड जब कभी भी हमें एनर्जी का यूज होता है तो यही ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर के सिंपलेस्ट शुगर के फॉर्म में आता है और उसको ऑक्सीडाइज करके हमें एनर्जी मिलती है। समझ गए? तो इसको ऐसी लाइन लिख लो, क्योंकि कभी कभी ना ये सेम पॉइंट पूछ लेता है एग्जाम में। लिख लो, इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। अब वो क्या होता है मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन and is rather more highly branched. Its structure is similar to amylopectin. लिखो, स्पेलिंग लिख लो,
YLO, amylopectin. Similar to amylopectin and rather more highly branched. अभी amylopectin दिखाऊंगा तब समझ में आएगा. एक्चुअली amylopectin ना स्टार्च का कंपोनेंट होता है, इसलिए इसने लिखा है कि बिल्कुल स्टार्च से मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है. रादर मोर हाईली ब्रांच्ड, देख लो. इट इज प्रेजेंट इन लिवर, मसल एंड ब्रेन. लिवर, मसल्स एंड ब्रेन. आगे लिखो. whenever the body needs glucose, whenever the body needs glucose, glycogen is broken down to glucose. Glycogen is broken down to glucose in the presence of enzymes. कोई बताएगा कौन सा एंजाइम है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में करता है? बोलो. anyone who knows the name of enzyme? बोलो भाई. चलो खैर, अब ये थोड़ा सा प्योर बायोलॉजिकल पोर्शन की तरफ हम लोग चलेंगे जब वहां पे मेटाबॉलिज्म वगैरह आता है. ये सब है नहीं, वैसे जानोगे तो अच्छा ही है. खैर चलो आगे देखते हैं ना. आगे देखते हैं. एंड द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेकेराइड इज कौन सा? स्टार्च. लिखो स्टार्च के बारे में. नहीं, स्ट्रक्चर तो मैंने बोला सिमिलर टू स्टार्च है ना, अमाइलोपेक्टिन. तो अब वो मैं स्टार्च बता दूंगा तो दोनों कवर हो जाएगा. स्टार्च. बेटा स्टार्च भी कहां मिलता है? हाँ जी, ये भी प्लांट्स में ही है. लिखो इसके बारे में. लिखो. स्टार्च इज द मेन स्टोरेज, starch is the main storage polysaccharides of plants. लिखो. Starch is the main storage polysaccharide of plants. Starch is the main storage polysaccharide of plants. लिख लिया. अब देखो, जब भी हम कंज्यूम करते हैं ना, जैसे कभी आपने सुना होगा भाई कि कुछ कुछ चीजों में सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, किसी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. बोलते हैं ना कि हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए क्योंकि वो स्लो डिग्रेड करके एनर्जी धीरे धीरे बहुत लंबे टाइम तक देता है. और कुछ है इंस्टेंट, जैसे आपको एकदम ही पूरा ड्रेन आउट हो चुके हो, बिल्कुल उठने की भी शक्ति नहीं है, तो आप पूरा ग्लूकोज, बिल्कुल ग्लूकोज का ही फॉर्म लेकर के पी जाओ, एकदम आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी. लेकिन अगर आप चाहते हो थ्रू आउट द डे आपकी वर्किंग है और आपको थोड़े थोड़े फॉर्म एनर्जी का मिलता रहे, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स आप लो जिसको तोड़ना इतना सिंपल ना हो. तो पहले पॉलीसेकेराइड से वो धीरे धीरे टूटेगा, एंड जैसे जैसे टूटेगा थोड़े थोड़े अमाउंट में, तो एनर्जी उस हिसाब से आपको मिलती रहेगी मेटाबोलाइज करते हुए थ्रू आउट द डे. ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड सिंपल कार्ब्स ये होते हैं. अब यार बहुत ज्यादा अगर आप डिटेल में चले जाओगे तो आपको मालूम है कि भाई अलग अलग सोर्सेज जो कार्बोहाइड्रेट के हैं, किसमें कॉम्प्लेक्स मिलता है, किसमें ये सब, फिर वो डाइट का पार्ट हो गया. ठीक है. तो अब स्टार्च के अंदर क्या क्या होता है, तो लिखो. पहले लिख लो. स्टार्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. स्टार्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी
सोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कहाँ मिलता है भाई? ये जितने भी सीरियल्स आपको हैं, रूट्स हैं, ट्यूबर्स हैं, वेजिटेबल्स है, जैसे ये आपका पोटैटो है, द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। नेक्स्ट लिखो, इसके बारे में लिखो, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, amylose and amylopectin. Amylose and amylopectin. Amylose and amylopectin. And both are the polymer of alpha D glucose. Both are the polymer of alpha D glucose. ना अमाइलोज बड़ा सिंपल सा होता है। अमाइलोज में क्या है, अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेटा अमाइलोज सिंपल अल्फा फॉर्म एंड 1,4 लिंकेज का पार्ट होता है, लीनियर फॉर्म है ये भी। ये ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा ना, एंड डॉट 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 डॉट। सो अमाइलोज कंसिस्ट ऑफ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये सारे डी ग्लूकोज के ही पार्ट हैं, बिल्कुल लीनियर। इसका 1, इसका 4, फिर दूसरे का 1 and 4, ऐसे चलता जाएगा। Whereas amylopectin have branching along with the linear form. पूरा स्ट्रक्चर आप सबको बनाने आता है। आई एम जस्ट शोइंग यू द ओरिएंटेशन पार्ट ओनली ना, सारा यही अल्फा डी ग्लूकोज बनाते चले जाओगे, ठीक है। तो ये तो रहता ही है, साथ के साथ इसमें लिखा हुआ है कि 1,4 लिंकेज के साथ साथ 1,6 लिंकेज भी आपको देखने को मिलेगा। along with 1,4 linkage आपको 1,6 लिंकेज भी देखने को मिलता है। जैसे इसके वजह से ही ब्रांचिंग हो जाती है। देखो 6 नंबर पे करना हो तो क्या करेंगे, 6 नंबर पे करना हो तो क्या करेंगे बेटा, ये ब्रांच जब करना होता है तो 6 पे आ जाता है। अल्फा फॉर्म में ये नीचे रहेगा, और 6 नंबर वाला आपको याद है ना, CH2OH ऊपर रहता है। बोलो, तो मैं बाकी सबको नहीं दिखा रहा हूं, तो ये यहां से गायब कर दो H2O बना करके। तो इसलिए ये ऐसे ऐसे कंपोनेंट होकर के फिर बीच में ब्रांचिंग हो जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे कंपोनेंट हो जाएंगे, फिर बीच में ब्रांचिंग हो जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे कंपोनेंट चलता रहेगा। तो ये जो सीधी चेन आ रही है ये 1,4 का पार्ट है, और ये जो ब्रांचिंग हो रही है ये 1,6 का पार्ट है। 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एनोमरिक वाला, और 6 नॉर्मल एल्कोहल का। तो ये सब क्या है, ग्लाइकोसिडिक। तो अमाइलोपेक्टिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लीनियर चेन के साथ साथ ब्रांचिंग भी होती है। तो अब क्लियर हो गया, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ग्लाइकोजन कैसे बिल्कुल इसी के जैसा स्टोर होता है। समझ में आ गया सबको? बोलिए। अगर ये बात आप समझ गए हो तो एक और चीज मैंने आपको समझाई होगी, आई गेस। एंड विच इज द लास्ट पार्ट। बच्चों आपको याद है ना, स्टार्च एंड आयोडीन का कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का होता है, ये हमने आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में पढ़ा है। तो स्टार्च आयोडीन, अब स्टार्च में क्वेश्चन भी आता है कि भाई स्टार्च का कौन सा फॉर्म है जो बेसिकली आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि स्टार्च के अंदर तो दो चीजें रहती हैं। कौन कौन सी? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो आप याद रखना, द स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स इज ऑफ अमाइलोज ना। तो अमाइलोज के साथ ही अमाइलोज प्लस आयोडीन
अमाइलोज प्लस आयोडीन कॉम्प्लेक्स, यही होता है डीप ब्लू और वॉयलेट कलर का, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, so with this we are done with the whole carbohydrate everyone, so that's all for the class.